आजकल आप लोग देख रहे हैं हमारे देश में बाबर और राणा सागा की खूब चर्चाएं हो रही हैं। बाबर ने खानवा की लड़ाई में राणा सागा को आखिर कैसे हराया था, इसके बारे में बात करते हैं और राणा सागा के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए 15वीं सदी में उत्तर भारत में मेवाड़ एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। मेवाड़ की नींव रखी थी बप्पा रावल ने, जो गुजरात से आकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में बस गए थे। अपने भाइयों से सत्ता संघर्ष के बाद 1508 में राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे और उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। और राणा सांगा ने मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही अपना विजय अभियान शुरू कर दिया था और सबसे पहले आबू और बूंदी ने संधि का मार्ग अपनाया। आमेर की सेना ने जब मेवाड़ पर हमला किया तो राणा सांगा ने आमेर के राजा माधव सिंह को बंदी बना लिया था। और सतीश चंद्रा अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मीडियल इंडिया में लिखते हैं कि सन 1517 में हुई लड़ाई में राणा सांगा मालवा के शासक महबूब द्वितीय को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले गए आए थे। उसी साल इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन उसे खतौली में राणा सांगा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। सतीश चंद्रा लिखते हैं कि इसी लड़ाई में एक तीर से राणा सांगा के बाएं हाथ के बाजू के कवच को भेद दिया। राणा के प्राण बचाने के लिए वैद्य ने उस हाथ को काट डाला, क्योंकि पूरे शरीर में जहर फैल जाने का खतरा हो गया था। बहुत दिनों बाद वो स्वस्थ हुए, लेकिन उनका अब एक हाथ ही रह गया था। राणा सांगा ने हिम्मत नहीं हारी और एक हाथ से ही उन्होंने नियमित तलवारबाजी का अभ्यास किया। यह वही समय था जब फरगना घाटी में जन्मा बाबर भारत के दरवाजे पर दस्तखत दे रहा था। बाबर के पास पहुंचे दूत 1526 में पानीपत की निर्णायक लड़ाई में से कुछ महीनों पहले दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के दरबार के कुछ लोग उनके बेटे दिलावर खां के नेतृत्व में बाबर से मिलने पहुंचे। उन्होंने बाबर से कहा कि वह भारत आकर लोदी को सत्ता से हटा दे, यानी कि हमारे ही देश में जो शासन कर रहे हैं वो उसे निमंत्रण भेज रहे हैं। और उनका कहना था कि इब्राहिम लोदी तानाशाह है और अपने दरबारियों का समर्थन खो चुका है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा, जब हम काबुल में थे तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी एक दूत उनकी शुभकामनाएं लेकर मेरे पास आया था। देखिए एक किसने कहा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी है ना बाबरनामा, इसमें इस बात का उल्लेख किया है। और उसने अपनी योजना बताई थी कि वो आगरा की तरफ से इब्राहिम लोदी पर हमला करेंगे। मैंने दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा किया, लेकिन उसने मुझे अपनी शकल तक नहीं दिखाई। और आप देखते हैं कि बाबर के चचेरे भाई मिर्जा हैदर भी अपनी किताब तारीख रसीदी में जिक्र करते हैं कि राणा सांगा का एक दूत बाबर से मिलने आया था। बाबर के एक और जीवनीकार स्टैनली लैनपूल ने भी अपनी किताब बाबर में राणा सांगा के दूत के बाबर से मिलने का जिक्र किया है। इन किताबों में उल्लेख किया गया है कि इन्होंने राणा सांगा ने अपना दूत भेजा था किसके पास, बाबर के पास। और इसी को लेकर इतिहासकारों में लड़ाई भी चल रही है। हमारे देश में भी आप देखते हैं विवाद चल रहा है। एक और इतिहासकार रघुवीर सिंह अपनी किताब पूर्व आधुनिक राजस्थान में लिखते हैं, राजपूतों की राजनीतिक दुर्दशा की कमी ने राणा सांगा को बाबर को काबुल से आमंत्रित करने के लिए प्रेरित किया था, ताकि कमजोर इब्राहिम लोदी को लड़ाई में हराया जा सके। इसी तरह सांगा की मृत्यु के बाद उनकी एक रानी करमबती को अपने बड़े बेटे विक्रमजीत को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने में मदद करने के लिए अपने दुश्मन बाबर से मदद लेने में कोई हिचक नहीं हुई थी। और ये सब हमारे इतिहासकार हैं, देखिए ये बातें लिखी हैं उन्होंने अपने किताब में। तो पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो जी एन शर्मा अपनी किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्पायर्स में सवाल उठाते हैं कि उस समय बाबर की एक योद्धा के रूप में ऐसी कोई ख्याति नहीं थी, और इसके अलावा राजपूतों के दूसरे राजाओं के पास दूत भेजने की पहले कोई परंपरा नहीं थी। बहरहाल जब 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़ा हुआ तो राणा सांगा का वहां नामो निशान नहीं था। इस बात की तस्दीक खुद बाबर ने बाबरनामा में की है। बाबरनामा में बाबर ने लिखा, पानीपत की लड़ाई में हमारी सेना मात्र 30,000 थी, जबकि इब्राहिम लोदी के सैनिकों की संख्या 1 लाख थी। और आप देखेंगे कि सतीश चंद्रा लिखते हैं कि बाबर के चतुर चालाक नेतृत्व ने अपने से 3 गुना बड़ी सेना को हरा दिया। तोप खाने के इस्तेमाल से इब्राहिम लोदी के हाथी भड़क गए, वो अपनी ही सेना को रोकते हुए भागने लगे। बाबर की अनुशासित और व्यूह रचना में कुशल सेना ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। कहते हैं ना इसीलिए कि वो 100 क्या कौरव से ज्यादा पांडव, आप देखिए 5 मजबूत होते हैं। तो रणनीति बहुत जरूरी होती है। राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया। 1519 में गगरौन की लड़ाई में मालवा के महबूब
खिलजी द्वितीय को हराने के बाद राणा सांगा का प्रभाव आगरा के पास बहने वाली नदी के पलियाखार तक पहुंच गया था। गंगा की घाटी में बाबर का साम्राज्य अब सांगा के लिए खतरा बन गया था। सतीश चंद्रा लिखते हैं कि बाबर ने राणा सांगा पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। उनका कहना था कि राणा सांगा ने उसे भारत आमंत्रित कर इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ाई में उसका साथ देने का वादा किया था, लेकिन बाबर की लड़ाई के दौरान वो उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। और हमें नहीं पता है कि सांगा ने बाबर से क्या वादा किया था। शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि तैमूर की तरह बाबर भी लूट मार कर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर के भारत में बने रहने के फैसले ने हालात पूरी तरह से बदल दिए। बाबर का मानना था कि उसके भारत विजय अभियान की सबसे बड़ी बाधा मेवाड़ का राणा ही बनेगा। और हरवंश मुखिया अपनी किताब द मुगल्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि वे राणा सांगा की कूटनीति से भी परिचित हो गया था। जब लाहौर विजय के बाद उसे दिल्ली आक्रमण के समय सहायता का आश्वासन तो दिया, लेकिन सहायता नहीं दी गई। बाबर जान गया था कि राणा सांगा अफगान शक्ति को कमजोर कर दिल्ली पर हुकूमत करने का इच्छुक था, लेकिन दिल्ली पर हुकूमत करने की इच्छा तो खुद बाबर रखता था। और शराब पर प्रतिबंध। पानीपत में 1526 बाबर की जीत के बाद से ही राणा सांगा के साथ उसकी लड़ाई की भूमिका बनने लगी थी। इसी दौर में कई अफगान जिनमें इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महबूब लोदी भी शामिल था, इस उम्मीद में राणा सांगा के साथ हो लिए कि अगर बाबर के खिलाफ राणा सांगा की जीत होती है तो शायद दिल्ली की गद्दी महबूब लोदी को वापस मिल जाए। मेवात के राजा इलासन खान ने भी राणा सांगा का साथ देने का फैसला किया। करीब हर राजपूत राजा ने राणा सांगा के समर्थन में अपनी सेना भेजी। विलियम रसब्रूक अपनी किताब बाबर एन एम्पायर बिल्डर ऑफ द 16th सेंचुरी में लिखते हैं कि राणा सांगा की शोहरत और हाल में बयाना में दिल्ली मिली जीत ने बाबर के सैनिकों की हिम्मत तोड़ दी थी। और अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने ऐलान किया कि राणा सांगा के खिलाफ लड़ाई जिहाद होगी। लड़ाई से पहले उन्होंने शराब के सभी बर्तन तोड़कर यह जताने की कोशिश की कि वो कितना कट्टर मुसलमान है, और उसने अपने पूरे राज्य में शराब की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया। और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने एक जोशीला भाषण दिया। राणा सांगा के साथ 1527 के ऐतिहासिक युद्ध के लिए बाबर ने आगरा से 40 किलोमीटर दूर का खानाबाद को चुना। और आप देखते हैं कि राणा सांगा हाथी पर बैठकर कर रहे थे नेतृत्व। खानवा की लड़ाई में दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत से लड़े। बाबर ने बाबरनामा में लिखा कि राणा सांगा की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक थे, और जिनमें 10,000 अफगान और इतने ही हसन खां मेवाती के भेजे सैनिक थे। हो सकता है कि बाबर ने यह संख्या बढ़ा चाकर बताई हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गिनती में बाबर के सैनिक राणा सांगा के सैनिकों से कहीं कम थे। और जी एन शर्मा लिखते हैं कि बाबर की सेना में आगे आगे सामान से लदे गाड़ियों की पंक्ति थी। ये गाड़ियां लोहे की जंजीरों से आपस में बंधी हुई थी और उनकी सेना के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। इन गाड़ियों के पीछे तोपें थी जो प्रतिद्वंदी को दिखाई नहीं देती थी, और इनके पीछे घुड़सवारों की पंक्ति थी। पंक्तियों के बीच में रिक्त स्थान थे जहां से लड़ाके आगे पीछे जा सकते थे। इसके बाद हथियारों से लैस पैदल सिपाही थे। सेना के दाएं बाएं ऐसी बाधाएं खड़ी की गई थी जिस तरह से हमले का कोई डर ना रहे, और एक तरफ खाई खोदी गई थी, दूसरी तरफ बड़े बड़े पेड़ काटकर डाले गए थे। और आप देखेंगे कि शर्मा लिखते हैं कि दूसरी तरफ राणा सांगा की सेना को 5 भागों में बांटा गया था। सबसे आगे हाथियों की कतार थी। हाथी का हौदा एक तरह से सुरक्षा कवच था। हाथियों की सूंड पर भी लोहे के कवच पहनाए गए थे। हाथियों के पीछे भालों के साथ घुड़सवार थे। राणा सांगा खुद पहली पंक्ति में एक हाथी पर बैठे थे और जिन्हें उनके सभी सैनिक दूर से देख सकते थे, जबकि बाबर अपनी सेना के आगे नहीं बल्कि बीच में था। राणा सांगा घायल हुए। राणा सांगा ने बाबर के दाहिनी तरफ हमला बोला और करीब करीब इसमें सेंध लगा दी। राणा सांगा खुद लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। शर्मा लिखते हैं कि वहां मौजूद लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि राणा सांगा की एक आंख नहीं थी, उनका एक हाथ कटा हुआ था, उनका एक पैर भी काम नहीं कर रहा था, उनके शरीर पर घाव ही घाव लगे थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी फुर्ती और उत्साह में कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुगलों का तोपखाना भी भारी तबाही मचा रहा था। धीरे धीरे राणा की सेना पीछे हटने लगी थी। और जी.एन. शर्मा लिखते हैं कि इस बीच एक तीर राणा सांगा के माथे पर लगा। सांगा बेहोश होकर अपने ओहदे में लुढ़क गए। उनके कुछ सिपह सलारों ने उन्हें तुरंत हौदे से उतारकर पालकी में डाला और बाहर की तरफ रवाना कर दिया। राणा की सेना ने देखा कि राणा सांगा हाथी पर नहीं है। ये देखते ही उनका मनोबल टूट गया। सैनिकों के पांव उखड़ गए और एक राजपूत सेनानायक अज्जू झाला ने राणा का मुकुट अपने सिर पर रखा, उनके हाथी पर सवार हो गए। लेकिन राजा की अनुपस्थिति का जो बुरा असर होना था वो हो चुका था। राजपूती सेना की हिम्मत टूट गई और वे तितर पितर हो गए। बाबर ने बाबरनामा में लिखा कि इस्लाम की
कि प्रचार के लिए मैं अपना घर बार छोड़कर निकला था। इस लड़ाई में मैंने शहीद होना तय कर लिया था, लेकिन खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली थी। दोनों सेनाएं थक चुकी थी, लेकिन तभी राणा सांगा का दुर्भाग्य और मेरा सौभाग्य उछला और राणा बेहोश होकर गया और उसकी सेना का मनोबल टूट गया। मेरी जीत हुई। क्या हुई? जीत हुई। ये 47 वर्ष की आयु में मृत्यु। राणा सांगा की हार का कारण था उनकी सेना में अनुशासन और परस्पर तालमेल का अभाव। और आप देखते हैं कि विलियम रसब्रूक लिखते हैं कि राणा सांगा की सेना में संख्या बल अधिक था, इसकी सारी सेना को एक साथ संदेश देने में देर लगती थी। मुगल सेना का संगठन अनुशासन राणा सांगा की सेना की तुलना में बेहतर था। राणा सांगा ने 1527 में खानवा का युद्ध समाप्त होने के बाद प्रण किया कि बाबर को पराजित कर ही चित्तौड़ में प्रवेश करेंगे, लेकिन वो अधिक दिन नहीं जी सके और 21.5 वर्ष के अपने शासनकाल में मेवाड़ को साम्राज्य विस्तार के शिखर पर ले जाने वाले राणा सांगा का 47 वर्ष की आयु में ही देहावसान हो गया। सतीश चंद्रा लिखते हैं लिखा कि कहा जाता है कि बाबर के खिलाफ युद्ध जारी रखने की उनकी जिद उनके दरबारियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने उन्हें विष दे दिया। राजस्थान से निकले इस बहादुर व्यक्ति के निधन के साथ आगरा तक फैलने वाले संयुक्त राजस्थान के सपने को बहुत बड़ा धक्का लगा। और आप देखते हैं कि खानवा की लड़ाई ने दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति को और मजबूत कर दिया। इसके बाद उसने ग्वालियर और धौलपुर के किले में भी जीते, अलवर के बहुत बड़े हिस्से को भी अपने राज्य में मिलाया। सतीश चंद्रा लिखते हैं कि पानीपत की जीत से भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी, लेकिन इस नींव को मजबूती प्रदान करने की खानवा में राणा सांगा के खिलाफ बाबर की जीत ने किया। और इस तरह से आप देखते हैं कि बाबर और मजबूत हुआ भारत में। और एक खानवा की लड़ाई थी ना, जो इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया, इस तरह से हार होती है।